नमस्कार दोस्तों, लोहाना एजुकेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। और ये हमारी क्लास 6 है। जो भी हम जो 2014 से 24 तक के जितने भी हरियाणा के एग्जाम हुए हैं, जितने भी जिस भी फील्ड के, तो उनके अंदर जो भी क्वेश्चन आए हैं हरियाणा जीके से रिलेटेड, तो उनकी ये सीरीज चली हुई है। और ये आज क्लास 6 है, ठीक है ना। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें जल्दी से जल्दी दोस्तों। तो देखिए, इस वीडियो को देखिए, इग्नोर मत कीजिए वरना पछताना पड़ेगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं मेरी वीडियो को दिखाने के लिए बात बोल रहा हूँ आपको रियलिटी में। तो देखिए, यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा। हर जो भी क्वेश्चन होगा उसके साथ उसका हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। और हर एक बारीकी से बारीक जो भी हरियाणा, ये मैं लगभग 10 से 12 लेक्चर लेके आऊंगा दोस्तों। 10 से 12 लेक्चर रहेंगे, 10 से 12 क्लास रहेंगी हरियाणा जीके की। इसमें मैंने ऑल ओवर जीके खत्म करूंगा और मोस्टली वो क्वेश्चन जो हमारे आए हुए हैं वही यहाँ पे रिपीट होंगे और उनसे रिलेटेड अदर क्वेश्चन होंगे वो भी आप कंप्लीट कर देंगे। समझ गए ना दोस्तों। तो क्लास 7 जो है अभी 6, मैं डेली एक 8 बजे या 8:15 पर सुबह एक क्लास डालता हूँ और 4 शाम को 4 बजे या 4:15 पर एक क्लास डालता हूँ, ठीक है ना। तो जितने भी व्यूअर्स हैं तो वो सुबह 8 या साढ़े सवा 8 बजे वीडियो को देख लेंगे और शाम को भी जो मैं है 4 और सवा 4 के बीच आप क्लास को देख के आपको नई क्लास मिलेगी। दो वीडियो डालता हूँ, ठीक है। दोनों क्लासेस ये मिलेंगी आपको। जैसे ये 6 है, ये 6 है जो ये सुबह 8 बजे डल जाएगी दोस्तों, 8 सवा 8 बजे। और जो 7 क्लास है वो डलेगी 4 और सवा 4 के बीच में। तो ऐसे ही 8 और 9 ऐसे चलते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए। और अब आप पूछेंगे जो नए व्यूअर्स हैं, भाई 133वां क्वेश्चन आ गया सर। तो जो पीछे मैं क्लासेस कर चुका हूं तो वो क्वेश्चन वाइज चल रही है। तो जो 5th क्लास मैंने छोड़ी थी वो 132 क्वेश्चन, 130वें क्वेश्चन पे छोड़ी थी। और उसके बाद सीधा 133वां क्वेश्चन। तो बाकी के 31, 32, 33 कहाँ गए। तो देखिए, जो मैं यहाँ डाटा ले रखा है इसमें कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार 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 बार, ठीक है। एक ही क्वेश्चन 10-15 बार रिपीट हो रहा है। तो मैंने 2-4 बार तो उसको करवा दिया है पिछली क्लासेस में। अगर आगे वो बार बार रिपीट हो रहा है तो मैं वहां से छोड़ दूंगा उसको, ठीक है। तो आगे भी जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो इसमें भी 133 के बाद चाहे 34 ना आए, 35 आ जाए, 36 आ जाए, फिर सीधा 40 आ जाए। तो आप बीच में ये ऐसे मत कंफ्यूजन मत हुई भी ये इस क्वेश्चन से सीधा वो क्वेश्चन आ गया। तो बस आप ये ध्यान में रखेंगे कि वो क्वेश्चन जो मैंने बीच में नहीं लिए हैं वो रिपीट हो रहे हैं बार बार, ठीक है, इसलिए वो वहां से छोड़ दिए गए। तो देखिए, सबसे पहला है जो हमारा गुलाम वंश का अंतिम शासक जिसने हरियाणा के जंगल कटवा दिए एवं अत्याचार किए, वह कौन था। मोहम्मद गजनी, शहाबुद्दीन, बलबन या मसूद। देखिए, गुलाम वंश का अंतिम शासक, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन ही था। बलबन था, ये बात मैं बता देता हूँ आपको। और हरियाणा पर उसने हरियाणा के जंगल कटवा दिए और उन पर अत्याचार बहुत किया था। तो देखिए, बाद में अरे बलबन, बलबन था क्या, चलो देखते हैं एक बार। गुलाम वंश का अंतिम शासक गयासुद्दीन बलबन, हाँ बलबन ही था, गयासुद्दीन बलबन। इसका महत्वपूर्ण अभियान मेवात के लोगों के खिलाफ था, क्योंकि मेवात के लोग दिन दिहाड़े दिल्ली के लोगों को परेशान करते थे। बलबन ने मेवात की जनजातियों को नष्ट कर दिया और उनके गांव को उजाड़ दिया। उसकी जमीनें छीनकर अफगानों को बसाने के लिए दे दी। गुलाम वंश का अंतिम शासक ससूदुद्दीन कैमरूस था, ठीक है ना। तो वैसे जो योग्य शासक था, गुलाम वंश का अंतिम जो योग्य शासक था वो बलबन ही था दोस्तों। ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका आता है गुलाम, सॉरी ये रिपीट हो गया है बार में, बार बार। तो देखिए, गुलाम वंश के सुल्तान बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था। तो बताइए, 2060 में किया, सॉरी 1260 में, 1265 में, 1266 में, 1267 में। और ये HSC PGT राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस 2015 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। मध्यकालीन हरियाणा से क्वेश्चन है, ठीक है। तो गुलाम वंश के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने ही तो इसका ऑप्शन जो आएगा वो आएगा 1265। बलबन ने कई नागरिकों एवं सैन्य सुधार किए। बलबन ने 1265 में हरियाणा के शक्तिशाली मेवों को डराकर दिल्ली में शांति स्थापित कर दी थी दोस्तों। क्योंकि मेवो जनजाति दिल्ली के लोगों को अक्सर लूटते थे। मेवो कौन है, मेवो यहाँ पे मेवातों की बात चल रही है, मेवात के लोगों की, जिनका वर्णन इतिहासकार बर्नी ने अपनी पुस्तक में किया है, ठीक है। आगे आपका आएगा इब्राहिम लोदी का मकबरा कौन से शहर में है।
पंचकुला, फरीदाबाद, पानीपत या रेवाड़ी। और इस क्वेश्चन को हम बहुत बार कर चुके हैं दोस्तों। फिर भी जो नए व्यूअर्स हैं और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया ये वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। आगे देखिए, एचएससी कंप्यूटर में पूछा गया है 2016 में। तो जो ये है इब्राहिम लोदी का मकबरा, वो पानीपत के अंदर है दोस्तों। तो इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत के हरियाणा के पानीपत जिले में स्थित है। इब्राहिम लोदी पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में मारा गया था और इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। इस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी। पानीपत के जितने भी क्वेश्चन हैं हम पीछे कर चुके हैं दोस्तों। तो उस वीडियो में जाकर आप जरूर विजिट करेंगे, हर एक लेक्चर को अच्छे से देखेंगे तो आपकी ऑल हरियाणा जीके खत्म हो जाएगी। तो आगे देखिए, और ये युद्ध जो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को मारकर 1526 में मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। आगे आता है टोडरमल जुड़े हुए थे किससे? संगीत से, संगीत तथा साहित्य दोनों से, साहित्य से या भू राजस्व सुधार से। और ये 2017 में पूछा गया है कंडक्टर में, हरियाणा जो रोडवेज कंडक्टर में। तो टोडरमल जो थे वो भू राजस्व सुधार में थे। अकबर के मेन मंत्रियों में से एक थे राजा टोडरमल। तो टोडरमल भूमि राजस्व सुधार के से जुड़े हुए थे। राजा टोडरमल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर के समय प्रारंभ भूमि पेमाइश का जो आयोजन टोडरमल के द्वारा ही किया गया था। तो टोडरमल बहुत अच्छे राजा थे, तो उन्होंने अच्छी मतलब भू राजस्व में काफी सुधार किए, जिससे भारतीयों को भी फायदा हुआ, मुगल साम्राज्य को तो फायदा होना ही था। नेक्स्ट आपका आता है नारनौल के क्षेत्र में सतनामी सैनिकों के किस मुगल सम्राट की सेना से भयंकर युद्ध हुआ था? तो देखिए, औरंगजेब, बाबर, हुमायूं या औरंगजेब, बाबर, अकबर या हुमायूं। और ये क्वेश्चन देखिए एचएससी सोशल एंड पंचायत ऑफिसर सेट बी में 2017 में इवनिंग में पूछा गया, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी ये 2016 के अंदर पूछा गया था मॉर्निंग शिफ्ट में। तो देखिए इसका जो आंसर है, इसका आंसर आएगा औरंगजेब। औरंगजेब की जो है सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ था। देखिए नारनौल के क्षेत्र में सतनामी सैनिकों ने मुगल सम्राट औरंगजेब की सेना से भयंकर युद्ध किया। सतनामी संप्रदाय की स्थापना बीरभान नामक एक संत ने नारनौल में 1566 में की थी, सॉरी 57 में की थी। सत्य ईश्वर में विश्वास रखने के कारण वे अपनी सेना को सतनामी पुकारते थे। सतनामियों को एकेश्वरवाद संप्रदाय कहा जाता था। एकेश्वरवाद मतलब वो एक ही ईश्वर को मानते थे, ठीक है ना। तो इनके धार्मिक ग्रंथ को पोथी ग्रंथ कहा जाता है। तो आप कहेंगे एक ईश्वर, वो कौन सा ईश्वर है जिसको वो मानते थे? कहने का मतलब ये नहीं है कि बस जो सिंपल एक ही ईश्वर को माने, अब वो किसी को भी मान सकते थे, उनको एक ईश्वरवाद कहा जाता है। बहुईश्वरवाद, हम बहुईश्वरवाद में आते हैं सनातनी धर्म, क्योंकि हम देखिए हमारे कई देवी देवताएं हैं, तो हम काफी सारे देवी देवताओं को मानते हैं, इसलिए हम बहुईश्वरवाद में आते हैं। जो सिर्फ एक को मानते हैं वो एक ईश्वरवाद में आते हैं। नेक्स्ट आपका आता है प्रसिद्ध राजा हेमू विक्रमादित्य, जिसने हरियाणा में शासन किया था, पहले एक खालिस्तान था। मतलब राजा से पहले वो थोड़ा बहुत क्या था बताइए जल्दी से जल्दी? ट्रेनर था, व्यापारी था, किसान था या प्रशासक था? तो देखिए भाई वो क्या था? व्यापारी था। ये बात ध्यान में रखेंगे। हेमू रेवाड़ी का एक नमक व्यापारी था। ये भी बात ध्यान रखेंगे, किस चीज का व्यापारी था? तो नमक व्यापारी था। हेमू अपनी योग्यता के बल पर शेरशाह सूरी की सेना में क्या हुआ था? शामिल हुआ था। फिर बाद में ये एक आखिरी हिंदू राजा था हरियाणा का, और इसके बाद तो क्या ही आ गया था भाई, जो मुसलमान बोल रहा हूँ, मुगल साम्राज्य अच्छी तरह, या इस्लाम जो मुस्लिम राज्य हैं वे अच्छे से ग्रो कर गए थे इंडिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 160वां। तो आप बोलेंगे सर जी बीच वाला कहाँ गया? तो मैंने पहले ही बोला है कि क्या है, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं मैंने उनको बीच में से हटा दिया है, और जो अच्छे क्वेश्चन है और बार बार रिपीट नहीं हो रहे मैं उन्हीं को लेकर आ रहा हूँ, ठीक है ना। सूफी संत बू अली शाह कलंदर का जन्म कहाँ हुआ था या कब हुआ था? तो देखिए ये स्टाफ नर्सिंग 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पानीपत में, हांसी में, थानेश्वर में या कैथल में? तो ये हुआ था भाई पानीपत के अंदर। तो देखिए सूफी संत बू अली शाह कलंदर का जन्म पानीपत में हुआ था। हरियाणा के पानीपत में इनकी दरगाह स्थित है। कलंदर शाह के पिता का नाम शेख फारूखुद्दीन था, जो अपने समय के महान संत व विद्वान थे। इनकी मां हाफिजा जमाला भी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। सन 1190 में
कलंदर शाह का जन्म हुआ था और 1392 में 122 साल की उम्र में इनका क्या हो गया था, इंतकाल हो गया था, मतलब ये मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कौन सी जगह संत सूरदास के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है? तो कौन सी जगह को जाना जाता है दोस्तों? यमुनानगर, पानीपत में, पानीपत बोल रहा हूँ, पानीपत में समालखां, या फरीदाबाद में सीही, और या अंबाला। तो ये सबको पता है दोस्तों, और मैंने पीछे क्वेश्चन करवाए भी हुए हैं। अगर बीच में कोई साउंड आ रहा है दोस्तों, उसके लिए आपको असुविधा का खेद है, क्योंकि घर में बच्चे बहुत आए हुए हैं, ठीक है ना, तो बीच में थोड़ा बच्चों का साउंड आपको आएगा, तो उसके लिए माफी चाहूंगा दिल से। तो देखिए, फरीदाबाद में सीही सीही गांव से, सीही गांव के अंदर संत सूरदास जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, हरियाणा के अंदर। तो सूरदास जी का जन्म सीही फरीदाबाद नामक ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। एक अन्य मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा आगरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक गांव में हुआ था। इसकी प्रमुख साहित्य रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी, नल दमयंती, सूर सारावली। तो इनकी जो सबसे फेमस है वो है सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। ये तीन जो हैं इनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत ज्यादा क्या है, फेमस है। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों, खालिस्तान नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ी गई थी। कौन सी लड़ाई? करनाल की लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई, तराइन की लड़ाई, या हिसार की लड़ाई? देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई तो मराठा और उसके बीच में हुई थी, अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तराइन की लड़ाई तो उसके बीच में पृथ्वीराज चौहान जी के बीच में और मोहम्मद गौरी के बीच में हुई। लेकिन करनाल और हिसार की लड़ाई में से देख लेंगे क्या है, तो नादिर शाह, तो मैं बता देता हूँ, नादिर शाह सबसे ज्यादा जो लड़ाई लड़ता था और करनाल के आसपास ही लड़ता था, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, करनाल की लड़ाई। तो मोहम्मद शाह के काल में नादिर शाह ने क्या किया, उन 1739 में भारत पर क्या किया, आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया। नादिर शाह अपने साथ धन के साथ साथ कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन भी ले गया था। नादिर शाह वापस ले गया था, फिर बाद में अंग्रेजों के थ्रू पता नहीं कैसे वो भारत के अंदर वापस आया था। ठीक है ना। आगे आता है 1756 से 1757 ईस्वी के दौरान हरियाणा राज्य किसके नियंत्रण में के अधीन रहा? 1756 और 1757 के बीच में मुगलों के, सिखों के, मराठों के, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, उस समय अब 1761 में पानीपत का युद्ध हुआ था भाई। पानीपत का युद्ध यानी कि हरियाणा के अंदर हुआ था, तो ये लगभग लगभग 1756 और 1757 की बात है। तो इसके आसपास ही अब पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो इसी के तहत यानी कि प्रभाव हरियाणा में ये युद्ध हुआ है, तो हरियाणा के में मराठों का प्रभाव रहेगा, तो ये किसके अंडर ही रहेंगे? मराठों के अंडर ही रहेंगे। ये बात ध्यान में रखेंगे, कल रख 2016 में पूछा गया था। तो 1756 और 1757 के बीच हरियाणा राज्य मराठों के नियंत्रण में था। 1756 और 1757 में मराठों ने हरियाणा पर अधिकार कर लिया था। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को पानीपत में मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के जो अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ, जिनमें अफगानिस्तान सेना विजय हुई। इस विजय में उत्तर भारत के आगे मराठे, जो उत्तर में आगे में मराठे प्रगति व नियंत्रण को क्या हुआ, अव्याहित हुआ। तो इस तरह मराठे पूरी तरह ही क्या हो गए थे, ध्वस्त हो गए थे अहमद शाह अब्दाली के साथ। तो उसके बाद आता है कुरुक्षेत्र के थानेश्वर मंदिर का पूर्ण निर्माण निम्न में से किसके द्वारा करवाया गया था? तो देखिए, जो कुरुक्षेत्र के थानेश्वर का मंदिर का जो पूर्ण निर्माण है, सॉरी, ये बार बार थोड़ा टंग स्लिप हो रही है, तो उसके लिए मैं दोस्तों माफी चाहूंगा आपसे। मराठा सदाशिव राव द्वारा, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा, राजा हर्षवर्धन द्वारा, या प्रभाकर वर्धन द्वारा? तो एक चीज याद रखेंगे, तो जो मराठा सदाशिव द्वारा क्या किया गया था, थानेश्वर का जो मंदिर है, स्थानेश्वर का, उसका पूर्ण निर्माण करवाया गया था। तो कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर का पूर्ण निर्माण मराठा सदाशिव द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर के सामने एक छोटा सा कुंड है। इस मंदिर में महाभारत युद्ध से पूर्व, मैंने महाभारत का युद्ध के पहले पांडवों ने विजय की कामना करते हुए यहाँ सब भगवान शिव की क्या की थी, पूजा की थी। तो इस कारण ये बहुत ज्यादा क्या है, प्रसिद्ध है दोस्तों। और जो अभी तक इस वीडियो को देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करे, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। ये जो रेड बटन है ना भाई, प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, जल्दी से जल्दी इसको दबा दें। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट आपका आता है पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठों के साथ हुई थी अहमद साहब दाले की। तो मराठा तोपखाने का प्रभारी कौन था उस समय? तो इब्राहिम खान, जो गारदी, मल्हार राव होलकर, या सदाशिव राव भाऊ, या विश्वास राव। तो देखिए तो इसका आंसर जो आता है वो आता है इब्राहिम खान हरदी। तो पानीपत की लड़ाई में मराठा तोपखाने का प्रभारी इब्राहिम खान गारदी था। तो नेक्स्ट देखेंगे, पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद निम्न में से किसने मराठा शरणार्थियों को आश्रय दिया? मतलब मराठे हार गए थे और जो मराठे बचे उसको किसने शरणार्थी दिया? तो वो दिया था भाई राजा सूरजमल जी ने। ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका आता है निम्न में से किस युगम शासक रियासत का मिलान सही नहीं है? देखिए, अब्दुल रहमान खान झज्जर से, क्या ये बात सही है? अहमद अली फारूक नगर से, क्या ये बात सही है? हसन अली खान बहादुरगढ़ से, क्या ये बात सही है? या राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़ से, ये बात सही है? तो देखिए क्या है इसका आंसर जो आएगा वो सी आएगा। कैसे आएगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल देखिए ये एचएससी में दिया हुआ है इंग्लिश और हिंदी में 2017 के अंदर। तो जूनियर स्केल का जो भी एग्जाम हुआ था उसके अंदर। तो रोहतक और झज्जर के बीच स्थित दुजाना की रियासत एक फकीर बाबा दुर्जन शाह द्वारा स्थापित की गई थी। रियासत के तीसरे नवाब जो दसन अली खान का कार्यकाल 1850 से 1867 तक रहा। समझ गए ना? तो हसन अली खान। देखिए अब हसन अली खान कहाँ के थे? बहादुरगढ़ के नहीं थे। वो कहाँ के थे? वो दुजाना के थे। कहाँ के? दुजाना के। लेकिन ये क्या लिख रखा है? बहादुरगढ़। तो बहादुरगढ़ के नहीं थे, दुजाना के थे। ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है किस मुगल शासक के शासनकाल में हरियाणा पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? अकबर, शाह आलम, बहादुर, या वाजिद अली? तो किसके द्वारा हुआ था? शाह आलम। शाह आलम के कार्यकाल में जो मतलब तो अंग्रेजों के नियंत्रण में कौन आ गया था? हरियाणा आ गया था। और ये क्वेश्चन पूछा गया है एचएससी ऑडिटर में 2015 में आफ्टरनून में। देखिए मुगल शासक शाह आलम के शासनकाल में हरियाणा पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ। इसके शासनकाल में 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर क्या किया? अधिकार कर लिया था 1803 में। तो आगे आता है 174वां क्वेश्चन, करनाल की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? तो करनाल की लड़ाई देखिए इस वर्ष लड़ी गई दोस्तों 1639 में, 1789 में, 1739 में, या 1665 में। और ये भी 2017 के अंदर पूछा गया है क्वेश्चन। तो देखिए इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 1739 में। कैसे? करनाल का युद्ध मुगल सम्राट मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में 1739 में हुआ था, जिसमें नादिर शाह जीत गया था। इस युद्ध में नादिर शाह विजय हुआ। नादिर शाह के सैनिकों ने दिल्ली में भयंकर लूटमार मचाई। मुगल बादशाह का पूरा खजाना फारसियों द्वारा लूट लिया गया। इस युद्ध के पश्चात मोहम्मद शाह दिल्ली का बादशाह बन गया। देखिए आगे नेक्स्ट, खालिस्तान निर्णायक था और उसने उत्तर भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की नींव रखी। कौन सा? तराइन का युद्ध, ठीक है, तरोरी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, या उपरोक्त में से कोई नहीं? देखिए तराइन का युद्ध रहेगा। पृथ्वीराज चौहान का जो दो युद्ध हुए थे तराइन के युद्ध, एक तो 1191 में हुआ, एक 1192 में हुआ। तो पहला युद्ध तराइन का पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी हार गया था। लेकिन अगले साल ठीक मोहम्मद गौरी फिर से युद्ध करता है पृथ्वीराज चौहान से और जीत जाता है। और इसी के साथ मोहम्मद गौरी की विजय के साथ जो उत्तर भारत में मुस्लिम साम्राज्य की क्या पड़ जाती है? नींव पड़ जाती है। तो तराइन का युद्ध ये देखिए ये बोल ही रखा जो मैंने अभी बताया है कि तराइन का युद्ध जो 1192 का है उत्तर भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की नींव रखने वाला निर्णायक युद्ध रहा। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। नेक्स्ट आता है हरियाणा सरकार द्वारा खालिस्तान के समीप स्थित वाला अम्ब यानी काला आम वृक्ष स्थान को युद्ध नायक स्मारक यानी वीर हीरो मेमोरियल के रूप में विकसित किया जा रहा है। सोनीपत को, कुरुक्षेत्र को, पानीपत को, या करनाल को? और ये जूनियर इंजीनियर में पूछा गया है शिफ्ट 3 में 2018 के अंदर। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पानीपत।
तो हरियाणा सरकार द्वारा ब्लैंक भर देंगे पानीपत। तो हरियाणा सरकार द्वारा पानीपत के समीप स्थित वाला अम्ब स्थान को, अम्ब मतलब काला आम वृक्ष, ठीक है, को युद्ध नायक स्मारक के रूप में क्या किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। तो तो इधर देखिए, इस प्रसिद्ध स्थान पर पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली के शहीद हुए थे, जिसके कारण उनके बहे हुए खून से इस आम का पेड़ क्या पड़ गया था, काला पड़ गया था। नेक्स्ट आपका आता है प्रसिद्ध आयरिश जॉर्ज, जिसने हरियाणा पर 1798 ईस्वी में शासन किया। कहाँ का आवास था भाई, उसका आवास कहाँ था, तो गुजरी महल था, जहाज कोठी था, शीश महल था, या लाट की मस्जिद थी। और ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है सैनिटरी इंस्पेक्टर में। तो देखिए, ये रहता था शीश महल के अंदर, ठीक है ना, सॉरी सॉरी शीश महल बोल रहा हूं मैं, गलती हो गई मुझसे, जहाज कोठी, जहाज कोठी के अंदर रहता था। आयरलैंड के मूल निवासी और सिरसा तथा रोहतक के बीच के क्षेत्र के बेताज शासक जॉर्ज थॉमसन ने अपने निवास के लिए जहाज कोठी को निर्माण करवाया। यह अपनी अलग स्थिति के कारण यह समुद्र में एक जहाज की तरह दिखाई देता था, जिसे जहाज कोठी के नाम से जाना जाता था। जींद के राजा गोपाल सिंह करनाल में किस वर्ष बंदी बनाए गए, जल्दी बताएं दोस्तों। तो ये बनता था सैनिटरी इंस्पेक्टर 2017 में, शिफ्ट 2 में ये दोबारा से क्वेश्चन आया हुआ है, देख लेंगे। अब देखिए, तो वो बताइए 1760 में, 1763 में, 1773 में, या 1783 में। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 1763 के अंदर। तो सन 1763 में जींद के राजा गोपाल सिंह ने करनाल पर कब्जा कर लिया, और सन 1785 में मराठों ने करनाल में खुद को क्या कर दिया था, खुद को स्थापित कर लिया। हालांकि मराठों और सिखों के बीच झड़पें हुई, और 1795 में मराठों ने अंततः इसे जींद के राजा भाग सिंह से छीन लिया और जॉर्ज थॉमसन को सौंप दिया। तो इन्होंने क्या किया, मराठों ने हरियाणा को भाग सिंह से छीनकर जॉर्ज थॉमसन को दे दिया। आगे देखिए, जॉर्ज थॉमसन ने 1797 में वर्तमान हरियाणा के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था, जहाजगढ़ को, हांसी को, टोहाना को, या रोहतक को। तो जो इसका आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा हांसी। कैसे, तो आयरलैंड के जो जॉर्ज थॉमसन ने हांसी को राजधानी बनाया, जॉर्ज थॉमसन ने हांसी को अपना प्रमुख केंद्र बनाया था, और यहीं बैठकर वह पूरे इलाके पर क्या करता था, शासन करता था। नेक्स्ट आपका आता है 188वां क्वेश्चन दोस्तों, और अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और वीडियो को जल्दी से लाइक करें। तो 18वीं शताब्दी में आयरिश साहसिक जॉर्ज थॉमसन के द्वारा हरियाणा का कौन सा जिला अधीनस्थ कर लिया गया था, कौन सा भाई, पानीपत, भिवानी, रेवाड़ी, या हिसार। और ये एचएससी जूनियर इंजीनियर 2018 के अंदर शिफ्ट 2 में आया हुआ है। तो बताइए, पानीपत, भिवानी, रेवाड़ी, या हिसार। तो इसका जो आंसर आएगा वो हिसार आएगा। कैसे, 18वीं शताब्दी में आयरिश साहसिक जॉर्ज थॉमसन ने हरियाणा हिसार जिला अधीनस्थ कर लिया था। तो हिसार शहर के पूर्व में स्थित जहाज पुल और जहाज कोठी आज भी महान आयरिश की याद दिलाते हैं। नेक्स्ट आपको आता है कि 1802 में जॉर्ज थॉमसन की मृत्यु प्रदेश के किस स्थान पर हुई थी। तो किस स्थान पर हुई थी दोस्तों, महेंद्रगढ़ में, बहरामपुर में, नारनौल में, या बावल में। कहाँ हुई थी, जल्दी से जल्दी बताएं। तो जो इसकी मृत्यु हुई थी वो हुई थी बहरामपुर में। कैसे, जॉर्ज थॉमसन आयरिश मूल के निवासी थे, ठीक है ना, जिन की मृत्यु 22 अगस्त 1802 में बहरामपुर यानी बंगाल में हुई थी दोस्तों। तो पूछा जा सकता है कहाँ हुई थी, बंगाल में। अब हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसने देख ले भाई हरियाणा के कई जगह को क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था, इसने जीत लिया था। उसे वहीं दफनाया गया। मार्च और जुलाई 1794 में जॉर्ज थॉमसन का एक सैन्य अभियान के तहत हरियाणा राज्य आए, जिसके तहत उन्होंने हरियाणा के कई क्षेत्रों पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। परिणाम स्वरूप जो है ये उन्हें हरियाणा का पहला आयरिश राजा माना जाता है। उसने झज्जर में जॉर्जगढ़ के किले की स्थापना की। तो ये पूछा जा सकता है, जो झज्जर के जॉर्जगढ़ की किले की स्थापना की थी। तो जॉर्जगढ़ मतलब आप समझ जाना जॉर्ज थॉमसन की बात है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो आता है
वो आता है स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया? मंदिर का निर्माण, धर्मशाला, दयानंद मठ निर्माण या गौशाला? तो एचएससी क्लर्क में आया हुआ है 2016 के अंदर दोस्तों। तो देखिए उन्होंने क्या बनाना शुरू किया, गौशाला बनाना शुरू किया जब स्वामी दयानंद सरस्वती हरियाणा के रेवाड़ी में पहुंचे। तो देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम हरियाणा में पहुंचने पर गौशाला बनाया। 1873 में दयानंद सरस्वती का रेवाड़ी में आगमन हुआ। दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में स्वामी विरजानंद की से प्रेरणा लेकर आर्य समाज की क्या कर दी थी, स्थापना कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है वो है 191 और ये बोल रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती ने खालिस्तान की स्थापना की। किसकी स्थापना की भाई? आर्य समाज की स्थापना की। सीधा ही आंसर लगा देंगे, बाकी के हम पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। और देखिए कैसे आर्य समाज एकेश्वरवाद हिंदू सुधार आंदोलन था, ठीक है, जो वेदों के निर्विवाद अधिकार पर आधारित था। मतलब जो वेद है वेद को ही मानते थे बस। आधारित विचारों एवं व्यवहारों को बढ़ावा देता है। दयानंद सरस्वती एक सन्यासी के रूप में जाने जाते हैं। दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना कर दी थी बम्बई के अंदर। नेक्स्ट आपका आता है देखिए जींद विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1817, 1820, 1814 या 1834? ये 2015 के अंदर पूछा गया है क्वेश्चन एचएससी के अंदर। तो देखिए जो ये पूछा गया जींद विद्रोह हुआ था 1814 को। तो इस विद्रोह में क्या हुआ था देखेंगे। जींद विद्रोह 1814 में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध राजकुमार प्रताप सिंह द्वारा शुरू किया गया था। तो ये पूछा जा सकता है जींद विद्रोह किसने शुरू किया? तो राजकुमार प्रताप सिंह ने ये शुरू किया था। किसके खिलाफ शुरू किया था? अंग्रेजों यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। तो इसका मुख्य कारण क्या था? 1813 में राजा भाग सिंह लकवाग्रस्त हो जाने के कारण कंपनी ने रानी सोबराई को क्या कर लिया था? नियुक्त कर लिया था। इसके कारण जींद विद्रोह हो गया था। आगे आता है आज का हरियाणा ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में वर्ष खालिस्तान को आया था। कब आया था? 1803 को आया था, 1873 को, 1600 या 1781 को। तो वो आया था 1803 में। 1803 में जो हरियाणा है वो किसके अधीन हो गया था? आपका अंग्रेजों के अधीन हो गया था, ब्रिटिश शासन के अधीन। वर्तमान हरियाणा राज्य में आने वाला क्षेत्र 1803 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया था। 1832 में यह क्षेत्र तत्कालीन पश्चिम उत्तर प्रांत को हस्तांतरित कर किया गया था और 1858 में यह पूरन का पूरा मतलब 1858 के अंदर ये पूरा का पूरा हरियाणा किसके अंदर मिला दिया गया था दोस्तों? पंजाब के अंदर मिला दिया गया था। तो एचएससी ग्रुप डी में ये 2018 के अंदर आया हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका अंबाला में ब्रिटिश छावनी कब स्थापित की गई? तो कब स्थापित की गई? ये दो आया हुआ है एचएससी जूनियर इंजीनियर 2018 में आया हुआ है। तो ये बताइए 1843 में, 1905 में, 1947 में या 1931 में? तो अंबाला छावनी बनी थी, ब्रिटिश अंबाला छावनी, वो 1843 के अंदर बनी थी। अंबाला छावनी भारत के हरियाणा के अंबाला शहर में स्थित है। इस छावनी की स्थापना 1843 में की गई थी। यह वैज्ञानिक और शल्य चिकित्सक उपकरण और वैज्ञानिक उपकरणों के लिए बहुत फेमस है। आज भी फेमस है दोस्तों अंबाला शहर उपकरणों के निर्माण का एक प्रमुख केंद्र है। यह निकाय 2006 में छावनी अधिनियम द्वारा नियंत्रित है। इसका मुख्य कार्यालय रेड क्रॉस रोड पर स्थित है, ठीक है ना। तो देखिए कितने अच्छे अच्छे टॉपिक्स निकले इससे। ब्रिटिश अंबाला छावनी कब हुई? 1843 में, ठीक है ना। और अंबाला को क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक उपकरणों के लिए बहुत फेमस माना जाता है और शल्य यानी डॉक्टरी चिकित्सक उपकरणों के लिए बहुत फेमस माना जाता है। तो 2006 में के अधिनियम से छावनी अधिनियम द्वारा इसे क्या कर लिया गया था? नियंत्रित कर लिया गया था। तो देखो इसे छावनी बना दिया गया था। तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? रेड क्रॉस रोड पर स्थित है। नेक्स्ट आपका आता है सन 1809 से 10 के दौरान समस्त हरियाणा किसके अधिकार में था? तो समस्त हरियाणा मतलब पूरा का पूरा हरियाणा 1809 से 1810 तक किसके अधीन आ गया था भाई दोस्तों? मराठों के, मुगलों के, सतनामी के और अंग्रेजों के। तो हमने पढ़ा है वैसे तो 1803 में पूरा का पूरा हरियाणा किसके अंडर ही आ गया था दोस्तों?
अंग्रेजों के अंडर। तो 1809 और 10 में जो छोटा मोटा रहता था उस पर भी पूर्ण अधिकार किसका हो गया, अंग्रेजों का। तो इसका आंसर डी आएगा। और ये एचएससी वाइल्ड लाइफ गार्ड 2017 में पूछा गया है क्वेश्चन। देखिए सन 1809 के दौरान समस्त हरियाणा अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में आ गया था। 1809 में अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य हुई। और इस संधि में क्या हुआ, इस संधि के अधीन इस संधि के परिणाम स्वरूप सतलुज नदी को ब्रिटिश राज व रणजीत सिंह के बीच सीमा की रूप तय में किया गया, अर्थात सतलुज नदी के पूर्व का सारा क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन आ गया। और इस जिसमें क्या भी था, हरियाणा क्षेत्र भी शामिल था। और जो बाकी का हिस्सा बच गया वो किसके अंडर आ गया था, राजा रणजीत सिंह के अंडर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो आता है वो आता है 195वां क्वेश्चन। सन 1809 और 1810 के दौरान समस्त सिख जो, ये तो क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है दोस्तों, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है वो आता है, राव तुलाराम ने राव गोपाल देव और राव धन सिंह के साथ अहीरों को कहाँ एकत्रित किया और 1857 में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया। तो कहाँ हुआ था ये सारी चीजें, अंबाला, झज्जर, रोहतक, नसीबपुर किला, या उत्तर नहीं देना चाहते। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा नसीबपुर किला के अंदर दोस्तों। कैसे, देखिए ये एचएससी सेट ग्रुप डी में 2023 में पूछा गया था प्री के अंदर। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, अब की बार भी पूछ सकते हैं। तो राव तुलाराम ने राव गोपाल देव और राव धन सिंह के साथ अहीरों को नसीबपुर किले में एकत्रित किया था, जिन्होंने 16 नवंबर 1857 को किया था भाई, अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था, जिसमें लगभग 5000 से अधिक सिपाही क्या हो गए थे, मारे गए थे, शहीद हो गए थे। तो ये भी बहुत दुखद घटना हुई दोस्तों। 1857 की क्रांति बहुत बड़ी क्रांति थी, जिसने क्या ला दिया था। अब ये जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, ये 1857 की क्रांति के शुरू हो चुके हैं और ये आगे तक 1857 की क्रांति तक चलेंगे, ठीक है ना। और जैसे ही टॉपिक खत्म होगा तो फिर हरियाणा का भौगोलिक सिस्टम या आगे हरियाणा के जलवायु वाला टॉपिक शुरू हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये लेक्चर्स आप पूरे देखें, क्योंकि इसके अंदर हर मैं टॉपिक्स करवा रहा हूँ। और अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दे, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे। और वीडियो के अंदर अगर ये वीडियो यहाँ तक भी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में जरूर लिखना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, 1857 की क्रांति हरियाणा के वीरों को के पराजय का कारण क्या था, बताइए। अन्य रियासतों से सहयोग न मिलना, शस्त्र का पर्याप्त मात्रा में न मिलना, एक नेतृत्व न मिलना, या उपरोक्त सभी। ये क्वेश्चन देखिए, ये एचएससी एलडीसी में 2019 में और एचएससी सीडीसी में और यूडीसी में क्लर्क में 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए इसके सभी कारण है दोस्तों। अन्य रियासतों में सहयोग नहीं दिया क्योंकि एक दूसरे से आपस में रियासतें कटती थी। और जींद रियासत ने तो क्या किया, हरियाणा की जींद रियासत ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का ही साथ दे दिया, ठीक है। शस्त्र अच्छे नहीं थे, अभी भी हम पुराने ही हथियारों से लड़ रहे थे दोस्तों। तो ये भी एक चीज प्रॉब्लम थी। और दूसरा, एक नेतृत्व न मिलना। तो एक नेतृत्व मतलब पूरे जो 1857 की क्रांति है जिसने पढ़ी है, तो पूरे भारत के अंदर मेन बना तो दिया गया था किसको, बहादुर शाह जफर को मेन हेड, लेकिन माना ही नहीं गया। अपने ही तरफ से क्या चल रही थी, सभी चीजें चल रही थी, लोग अपने ही तरफ से युद्ध लड़ रहे थे अपनी ही मर्जी से। तो ये तीनों कारण बनते हैं हरियाणा में जो वीरों की पराजय का, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी आ जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट आपका आता है 18, ये दोबारा से आ गया, नहीं वही है। 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा, गुड़गांव, रोहतक, हिसार या सभी। और ये भी क्वेश्चन एचएससी एलडीसी में 2016 में मॉर्निंग में पूछा गया है। एचएससी शिफ्ट अटेंडेंट में ये जो पूछा गया है इवनिंग में पूछा गया है 2016 में। तो देखिए इसमें जो आंसर आता है वो गुड़गांव भी था भाई सहयोग के अंदर, रोहतक भी था और हिसार भी था। तो 1857 की क्रांति में उपरोक्त सभी जिलों का योगदान रहा। तो 13 मई 1857 को गोपाल देव जो मेरठ विद्रोह में भी शामिल हुए थे, गुरुग्राम पहुंचे और उन्होंने वहां भी विद्रोह आरंभ कर दिया। तो हिसार, रोहतक में मई के तीसरे सप्ताह में क्रांति की ज्वाला भड़कने लगी और 1857 की क्रांति में जींद, नाभा और पटियाला रियासत के क्रांतिकारियों का साथ न देकर अंग्रेजों का साथ दे दिया। ये भाई देख लो
कौन सी रियासत थी ये 1857 में? एक तो जींद जो मैं पीछे बता चुका हूँ, नाभा और पटियाला, ये तीनों की रियासत ने क्या कराया, इन्होंने अंग्रेजा का साथ दे दिया जाके, अपना साथ कौन दिया, मतलब जो क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, बोले नाम हम तो अंग्रेजा के लड़ांगे, अंग्रेजा का साथ देवांगे, ये पाया कुछ को नहीं भाई यार ये। तो आगे देखिए 1800, हरियाणा में 1857 की क्रांति का बीज कहाँ से शुरू हुआ? फारूक नगर से, अंबाला छावनी से, नारनौल से या हिसार से? ये 2016 में पूछा गया है एचएससी ने। तो बताइए कहाँ से हरियाणा के अंदर, मतलब 1857 की क्रांति किस जिले से शुरू हुई या किस शहर से शुरू हुई, ये पूछा जा रहा है। तो वो शुरू हुई दोस्तों अंबाला छावनी में। कैसे? तो देखिए हरियाणा में 1857 की क्रांति की शुरुआत अंबाला छावनी से 10 मई 1857 को हुआ था। तो बिशारत अली और सबर खान का हरियाणा में 1857 की क्रांति के दौरान विशेष योगदान रहा। इस दौरान वहां सरकारी कार्यालयों को जलाने के साथ ही जेल से कैदियों को मुक्त कराने का भी कार्य क्या कर दिया गया था, शुरू कर दिया गया था। नेक्स्ट आपका आता है हिसार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने किसने किया था? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। हिसार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रणविजय सिंह ने, हुकम सिंह जी ने, वाजिद अली ने या मोहम्मद आजम ने? तो देखिए एचएससी वाइल्ड लाइफ गार्ड में 2017 में पूछा गया है और एचएससी ऑडिटर में ये 2015 में पूछा गया है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों वैसे भी हरियाणा जीके के हिसाब से। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका डी, मोहम्मद आजम। मोहम्मद आजम ने यहाँ से नेतृत्व किया था हिसार से 1857 की क्रांति का। तो हरियाणा हिसार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व मोहम्मद आजम ने किया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल 10 मई 1857 को बंगाल में हरियाणा, सॉरी अंबाला में हरियाणा के लोगों द्वारा पहली बार बजाया गया। फरीदाबाद में जो धनु सिंह जी ने किया था नेतृत्व, बल्लभगढ़ में गफूर अली ने, पल्लव में हरसुख राय आदि ने विद्रोह के नेता रहे। तो ये पूछा जा सकता है फरीदाबाद में जो 1857 का है, फरीदाबाद की तरफ से किसने नेतृत्व किया था? तो धनु सिंह जी ने। और ये भी पूछा जा सकता है बल्लभगढ़ का नेतृत्व किसने किया था 1857 की क्रांति ने? गफूर अली ने। और पल्लव का किसने किया था? पलवल का, सॉरी पल्लव बोल रहा हूँ, पलवल का हरसुख राय ने। समझ गए? तो इसके साथ ही आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दे जल्दी से। तो 201वां क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है कि 1857 के संविधानता संग्राम में जो है राव तुलसीराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था? नारनौल के अंदर जो रेवाड़ी में है, रोहतक या जींद में, सॉरी नारनौल जो रेवाड़ी में नहीं है, महेंद्रगढ़ में है, सॉरी मुझसे गलती होगी, नारनौल रेवाड़ी में, रोहतक जींद में, कैथल कुरुक्षेत्र में या हिसार सिरसा में? तो जल्दी से देखिए। तो ये पटवारी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो आपको मैं बता दूं इसका आंसर जो आएगा नारनौल रेवाड़ी के अंदर ये मुकाबला हुआ था। 1857 की क्रांति में राव तुलाराम ने खुद को स्वयं स्वतंत्र घोषित करते हुए राजा की उपाधि धारण कर ली थी। उन्होंने नसीबपुर और नारनौल के मैदान में अंग्रेजों से युद्ध किया जिसमें उनके 5,000 से ज्यादा सैनिक क्या हो गए भाई, मारे गए। तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया था? तो प्रताप सिंह ने, नाहर सिंह ने, विजय सिंह ने या महावीर ने? तो ये हरियाणा जो कलरक के अंदर, एचएससी कलरक के अंदर 2016 में पूछा गया है और 2015 में भी ये पूछा गया है टैक्सेशन इंस्पेक्टर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा नाहर सिंह। नाहर इसका राइट आंसर रहेगा। कैसे रहेगा दोस्तों? तो देखिए 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह ने बलिदान दिया था। इनका जन्म 1827 को बल्लभगढ़ हरियाणा में हुआ था। यह 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नायकों में से एक थे। 9 जनवरी 1858 को इन्हें अंग्रेजों ने इनको क्या दे दी थी भाई, फांसी दे दी गई थी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है वो आता है 1857 में फारूक नगर के किस नवाब ने अंग्रेजों से टक्कर ली थी? तो बताइए मोहम्मद बिन तुगलक ने, सॉरी मोहम्मद तुगलक ने, बलगन नहीं है, ये बलबन आया था यहाँ पे, गयासुद्दीन ने या दलेल खान ने? तो बताइए कि क्या आएगा इसका आंसर। इसका जो आंसर आने वाला है वो ध्यान से देखेंगे। 1857 की क्रांति के समय फारूक नगर के नवाब कौन थे?
अहमद अली खान थे। तो नवाब को 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के लड़ाई में शामिल होने के लिए दिल्ली के बादशाह का पत्र मिला। इसके बाद नवाब आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। 3 दिनों तक चले घमासान युद्ध के बाद आखिरकार अंग्रेजों ने नवाब को बंदी बना लिया। बाद में मुकदमा चला और दिल्ली के फवारा चौक पर उनको क्या दे दी गई, फांसी। तो कौन थे ये, नवाब अहमद अली खां, अहमद अली खां। तो इसमें नाम तो है ही नहीं, समझ गए ना दोस्तों। तो इसलिए हम इसका आंसर क्या देंगे, इसका आंसर दे ही नहीं सकते। तो इनके अंदर वैसे भी देखिए बलगन लिखा हुआ, बलबन को बलगन लिखा है। दलेल खान, दलेल नहीं है, दलेर खान आएगा। इसका मिस प्रिंटिंग बहुत कर रखी है। तो एक चीज देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर ही चलेंगे। तो 2004 में रोहतक में 1857 की क्रांति में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी भाई, रोहतक की तरफ से। तो म्योसे, रांगड़ों में, या गुजरों ने, या इनमें से कोई नहीं। और ये 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों एचएससी द्वारा। तो रोहतक के रांगड़ों ने, यानी कि इसका ऑप्शन क्या रहेगा, बी रहेगा। तो रोहतक के रांगड़ों ने खरखोदा के किसान नेता, जो किसान नेता कौन से थे, बिसारत अली और बाबर खान के नेतृत्व में विद्रोह किया। अपने इलाके से ब्रिटिश शासन के सभी प्रतीकों को समाप्त कर दिया। उन्होंने दिल्ली के जो है तफजल हुसैन से मदद ली। तो रांगड़ों ने खरखोदा के किसानों से, जो हम पढ़ चुके हैं वैसे तो इसको, देखिए कहां से, रांगड़ों में हुआ था ये। नेक्स्ट आपका आता है, एक सेकंड दोस्तों, हाँ, नेक्स्ट जो आपका आएगा नसीबपुर नारनौल के किस रूप में जाना जाता है, मराठों की विजय के रूप में, या औरंगजेब के आक्रमण के रूप में, या 1857 की क्रांति के रूप में, या तैमूर लंग के अत्याचार के रूप में। तो 2017 के अंदर रोडवेज में पूछा गया था ये। देखिए क्वेश्चन, नसीबपुर नारनौल 1857 की ऐतिहासिक क्रांति के लिए जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन जो आएगा वो सी आएगा दोस्तों, 1857 की क्रांति के लिए। कैसे, ये नारनौल की लड़ाई, जिससे नसीबपुर का युद्ध भी कहा जाता है, 16 नवंबर 1857 को अंग्रेजों व भारतीयों के मध्य हुई। इस युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने अपने 700 सैनिकों के साथ, ठीक है, कमांडर कर्नल गेरार्ड और कैप्टन वालेस को खो दिया। मतलब ये दोनों मारे गए थे इस युद्ध के अंदर, और उनके साथ में 700 सैनिक भी मारे गए थे। नेक्स्ट आपका आता है, हरियाणा का कौन वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय मेरठ का जो नायब कोतवाल था। तो अब्दुस अहमद खान था, विक्रम सिंह था, राव कृष्ण गोपाल थे, या रामेश्वर दलाल जी थे। तो ये भी 2017 में पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर मोस्टली क्वेश्चन 2016-17 के आ रहे हैं, नहीं, तो इससे पहले भी 2022-23 काफी क्वेश्चन जो है वो पहले 2-3 लेक्चरों में आ चुके हैं, और आगे जो क्वेश्चन करेंगे वो भी आपके इसमें आएंगे। लेकिन जो ऐतिहासिक तौर पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मोस्टली यहीं से 2017, 16, 17, 15 में पूछे गए हैं, और ये बाद में रिपीट किए जाएंगे, आपको भी पता है। और ये क्वेश्चन अब की बार मोस्टली पूछे जाएंगे, क्योंकि एचएससी के पास कुछ नए क्वेश्चन नहीं है। करंट अफेयर तो पता ही आपको, वो तो साथ साथ चलेगी, लेकिन जो पुराने क्वेश्चन है, इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन है, हरियाणा जीके से रिलेटेड है, वो तो एज इट इज आएंगे। अब नए तो अपनी तरफ से कहाँ लेके आए। तो एक कभी हरियाणा जीके किस में दे देते हैं एग्जाम में, कहीं किसमें। अब कुछ क्वेश्चन आप पुराने ही उठा लेंगे, ये देखना। तो अभी हमने जो पिछले 5 जो क्लासेस की हैं, ये छठी क्लासेस है, छठी क्लास है। तो 5 क्लासों तक कई ऐसे क्वेश्चन मिले हैं जो 2016-17 में पूछे, और सीधे फिर 22-23 में पूछ लिए, सीधे बीच में पूछे ही नहीं। तो देखिए चलो करते हैं, इसका जो आंसर आएगा वो राव कृष्ण गोपाल आएगा। यही नायब कोतवाल थे उस समय, ठीक है, मेरठ के। तो देखिए हरियाणा में राव कृष्ण गोपाल वीर सेनानी मेरठ की क्रांति के समय मेरठ शहर के नायब कोतवाल थे। 1857 के विद्रोह में हरियाणा के वीर सपूतों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रोहतक, गुरुग्राम, झज्जर, अंबाला, फरीदाबाद, भिवानी, इन जिलों के स्वतंत्रता सेनानी क्या होते, ज्वाला भड़क उठी थी, और यहाँ के सैनिकों ने स्वतंत्रता में भाग लिया था दोस्तों। काफी लोग शहीद भी हुए हमारे हरियाणा के, वैसे तो पूरे भारत के ही शहीद हुए, लेकिन यहाँ पर हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और जींद जिला जींद तो एक ऐसा जिला रहा जिसने, अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, पीछे क्वेश्चन था कि जींद जिला एक ऐसा जिला था जिसने किसका साथ दे दिया था भाई, अंग्रेजों का ही साथ दे दिया था। नेक्स्ट आपका आता है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने दिल्ली
में क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व किया था। तो बताइए किस राजा ने? राजा करण सिंह ने, राजा नाहर सिंह ने, राजा सूरजभान ने, या राजा सत्यपाल ने? ये भी 2017 में पूछा गया है। तो इसका क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा, जो आंसर है इसका वो आएगा राजा नाहर सिंह ने। तो क्या बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह ने 1857 के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? राजा नाहर सिंह ब्रिटिश सेनानियों से दिल्ली की सीमाओं से 120 से अधिक दिनों तक क्या करी भाई? रक्षा की। तो कहने का 120 दिन यानी लगभग लगभग 4 महीने तक। तो छोटी बात नहीं होती दोस्तों, बहुत बड़ी बात होती है ये कि अपनी सीमा की रक्षा 4 महीनों तक लगातार करना। युद्ध के समय ब्रिटिश हुकूमत ने नाहर सिंह को विश्वासघात से पकड़ दिया और दिल्ली में चांदनी चौक पर क्या दे दी भाई? फांसी लटका दी। तो बहुत बुरा हुआ इनके साथ। नेक्स्ट आपका आता है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया था? तो किस राजा ने दिया था दोस्तों? प्रताप सिंह ने, विजय जी ने, जो विजय सिंह जी, या नाहर सिंह, या महावीर? तो बताइए। तो इसका ऑप्शन आएगा नाहर सिंह ने। नाहर सिंह ने बल्लभगढ़ के तरफ से जो क्या था? बलिदान दिया था। 1857 की क्रांति में, स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह ने बलिदान दिया था। इनका जन्म 1827 में बल्लभगढ़ हरियाणा में हुआ। 1857 में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था उसके ये नायक थे। तो ये क्वेश्चन हम पीछे भी आ चुका है, रिपीट हो चुका है। लेकिन देखिए उस समय 2017 में हुआ था और अब की बार जो ये 2015 में भी आ रखा था, तो 15 में भी उठा लिया है क्वेश्चन। तो इसीलिए काफी क्वेश्चन है जो बाद में रिपीट हुए थे कई एग्जाम्स के अंदर, तो इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया। और जो रिपीट नहीं हुए या एक दो बार रिपीट हुए हैं उसको मैंने इस वीडियो में डाला हुआ है। ठीक है। तो आप जो यहाँ तक देखते हुए लगातार आए हैं, और तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी आपको ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगे तो इसलिए प्लीज सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें जल्दी से जल्दी। तो आगे देखिए, 1857 के विद्रोह के बाद हरियाणा को खालिस्तान के साथ मिला दिया गया था। तो हमें भी पता है 1857 के बाद 1858 आया, और उस समय हरियाणा को किस में मिला दिया गया था? पंजाब को में मिला दिया था, और हम पंजाब का हिस्सा बन गए थे दोस्तों, हरियाणा वालों। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, देशी रियासतों में लोगों के संगठनों द्वारा चले राष्ट्रीय आंदोलनों को क्या कहते थे? सविनय प्रजा आंदोलन, ठीक है, या हरियाणा राष्ट्रीय आंदोलन, या असहयोग लोक आंदोलन, या प्रजा मंडल आंदोलन? अब जो ये आंदोलन चल पड़े हैं, अभी आंदोलनों के बारे में चर्चा होगी दोस्तों। ठीक है ना। तो इसका आंसर आता है आपका डी, प्रजा मंडल आंदोलन। ठीक है ना। दोबारा से पढ़ लेंगे, क्वेश्चन समझ आ गया तो आंसर करना बहुत आसान हो जाता है। देशी रियासतों में लोगों के संगठनों द्वारा, जो लोग आपस में संगठन बनाते थे, ठीक है, पार्टीज बनाते थे आपस में, के द्वारा चले राष्ट्रीय आंदोलन को क्या कहते थे उस समय? तो प्रजा मंडल कहते थे। ठीक है ना। तो सन 1920 के दशक में जब देश के अलग अलग हिस्सों में राष्ट्रीयवाद आंदोलन उभर रहे थे, तब रियासतों, खासकर मैसूर और जो हैदराबाद, बड़ौदा, इंदौर, जामनगर और काठियावाड़ आदि में लोगों ने संगठन बनाकर आंदोलन शुरू किए। इस प्रकार लोगों द्वारा ये चलाए गए आंदोलन को क्या बोला जाता था? प्रजा मंडल आंदोलन कहा जाता था। नेक्स्ट आपका आता है, हरियाणा के पलवल जिले से अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार किया था। कहाँ से कब किया था भाई? जनवरी 1919 को, मई 1920 को, अप्रैल 1920 को, या अप्रैल 1921 को? तो मैं बता देता हूँ, हरियाणा के पलवल जिले से इनको गिरफ्तार किया, और ये किया गया अप्रैल 1919 में। ये एचएससी क्लर्क एग्जाम 2016 में इंग्लिश इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो रोलेट एक्ट के खिलाफ पंजाब आते हुए महात्मा गांधी को पलवल, सॉरी यार, पल्लव मुझसे निकल रहा है बार बार, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। पलवल स्टेशन पर ही 10 अप्रैल 1919 को क्या कर लिया था? गिरफ्तार कर लिया था। इनकी इस याद को चिरस्थायी रखते हुए नेता सुभाष चंद्र बोस ने 2 अक्टूबर 1938 को पलवल में गांधी सेवा आश्रम की क्या रखी? नींव रखी। गांधी सेवा आश्रम में वर्ष 2062 में गांधी जी प्रदर्शनी को स्थापित किया गया था, गांधी जी की प्रदर्शनी को। ठीक है ना। 1962 के अंदर। नेक्स्ट आपका आता है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के शासनकाल में आरंभ हुआ? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो लॉर्ड माउंटबेटन, या लॉर्ड डलहौजी, या लॉर्ड इरविन, या लॉर्ड लिनलिथगो? तो मैं बता देता हूँ, लॉर्ड माउंटबेटन के समय तो देश आजाद हुआ था। ठीक है ना। तो ये आएगा लॉर्ड
लिन लिथगो। तो कैसे भारत छोड़ो आंदोलन के समय लॉर्ड लिन लिथगो भारत में ब्रिटिश वायसराय थे। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को आरंभ हुआ था। आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत गांधी तथा अन्य कांग्रेसी के जो नेता थे को गिरफ्तार कर लिया गया। इस आंदोलन के प्रारंभ में गांधी जी को ने क्या दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। तो ये पूछा जा सकता है कि करो या मरो का नारा जो गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान बोला था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय बोला था। नेक्स्ट आपका आता है 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को हरियाणा के किस जिले से गिरफ्तार किया गया था। तो किस जिले से गिरफ्तार किया गया था 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को हरियाणा के हिसार जिले से गिरफ्तार किया गया था। दोस्तों समझ गए कैसे इतिहासकारों के मुताबिक दमनकारी रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह करने वाले गांधी जी को पलवल स्टेशन पर क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उस समय जो हिसार के अंदर आता था पलवल, अभी भी आता होगा शायद, पता नहीं है, मुझे डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, ध्यान नहीं है, सॉरी अगर मैं थोड़ा गलत बोल दूं या इशू हो तो इसके लिए मुझे माफ कर देना। तो अभी मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज़ के लिए, तो फिलहाल के लिए हम हिसार रखेंगे और पलवल स्टेशन पर हमने पीछे ही पढ़ा है। नेक्स्ट आता है जलियांवाला बाग कांड के बाद अंग्रेजों का हरियाणा के प्रति दृष्टिकोण कैसा था। तो जनता के ऊपर अत्याचार किए गए, अत्यधिक ज्यादा अधिकार दिए दिए या परस्पर सहयोग बढ़ाए या प्रशासन में सहभागिता दी गई। तो जनता के ऊपर बहुत ज्यादा क्या किए गए थे, अत्याचार किए गए थे। जो जो भी क्या लिए थे अंग्रेजों का, जिन्होंने साथ दिया था, उन सभी के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार किए गए दोस्तों। और जिन्हों अंग्रेजी सरकार ने एक और किया काम 1857 या जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, देखिए तो 13 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के विरुद्ध में बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई, जहां जनरल रेनी जो सॉरी रेगिनलैंड एडवर्ड हैरी डॉट ने निहत्थे शांतिपूर्ण भीड़ पर क्या चला दी, गोलियां चलवाकर 1000 लोगों को हत्या करवा दी, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय भारतीय जनता में आक्रोश बढ़ता गया और वे जगह जगह पर सरकार की नीतियों का क्या करते रहे, विरोध करते रहे, तथा उनमें हरियाणा के लोग भी शामिल थे। ब्रिटिश सरकार ने इस विरोध का दमन के लिए क्या किया, बर्बरतापूर्ण कार्य के मतलब जैसे भी हो सकता था बुरे से बुरा उन्होंने क्या किया, कार्य अपनाया इस दबाव को रोकने के लिए। नेक्स्ट आपका आता है असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में कौन थे। महात्मा गांधी, राजा राम, लाला लाजपत राय या सूरजमल। और ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है और 17 में भी पूछा गया है दोस्तों। तो इसका आंसर जो आएगा लाला लाजपत राय जी हरियाणा से जो असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता थे। 9 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। जब असहयोग शुरू हुआ था तो हरियाणा प्रदेश में इस आंदोलन का प्रभाव पड़ा। हरियाणा के रोहतक, गुड़गांव, अंबाला, हिसार से जो है पंडित श्री राम शर्मा जी ने, मुरली और लाला लाजपत राय तथा लाला हुकमचंद आदि के द्वारा सरकार का विरोध किया तथा गिरफ्तारियां दी और फिर ये गिरफ्तार हो गए थे। नेक्स्ट आपका आता है हरियाणा में असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो हरियाणा में बताइए 1925 में, 1930 में, 1919 में या 1918 में। तो ये शुरू हुआ था 1920 के अंदर। आगे आता है HSC सोशल और जो है पंचायत ऑफिसर सेट बी में 2017 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए हरियाणा में असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में हुआ था। यह आंदोलन महात्मा गांधी की देखरेख में अगस्त 1920 में हरियाणा में चालू हुआ। चालू बोल रहा हूँ सॉरी, शुरू हुआ। यह एक व्यापक जन आंदोलन था। इसे 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी की घटना के बाद वापिस ले लिया गया था। अभी चोरा चोरी की घटना क्या है ये आप कमेंट में बताएंगे, तो वरना आगे आएगा तो मैं आगे डिस्कस कर दूंगा इसको। 30 जनवरी 1970 को किस घटना को लेकर उग्र प्रदर्शन हुआ। तो हरियाणा का गठन को लेकर, या चंडीगढ़ को पंजाब को देने की घोषणा में, या हरियाणा पंजाब विभाजन, या किसान आंदोलन। देखिए इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी। बी का आंसर क्या, चंडीगढ़ को पंजाब को देने के लिए जो घोषणा हुई थी उसमें फिर उग्र प्रदर्शन हो गया था। कैसे हुआ, तो 29 जनवरी 1930 को भारत सरकार ने चंडीगढ़ को पंजाब को देने की घोषणा की थी, जिसके विरोध में 30 जनवरी 1970 को हरियाणा में उग्र प्रदर्शन हुआ। 1 नवंबर 1966 के पूर्व चंडीगढ़ और पंजाब राज्य की राजधानी थी।
अर्थात 1 नवंबर 1966 को क्या हुआ, पंजाब से अलग कर हरियाणा को राज्य बना दिया गया था। तब से चंडीगढ़ दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी बना हुआ है और एक केंद्र शासित प्रदेश है। आगे आता है रोलैक्ट एक्ट का विरोध 1919 में सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? पानीपत में, सोनीपत में, हिसार में या अंबाला में? ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए इसका आंसर जो आएगा अंबाला में, अंबाला में हुआ था इसका सबसे पहले विरोध। तो मार्च 1919 में को रोलेट एक्ट पारित किया गया। रोलेट एक्ट देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए पूरे के पूरे देश में। हरियाणा के अंबाला शहर में सबसे पहले क्या हुआ था, विरोध शुरू हुआ था रोलेट एक्ट का। तो गांधी जी द्वारा पलवल में 10 अप्रैल 1919 को विरोध प्रदर्शन के कारण उनको गिरफ्तार कर लिया। रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। इस कानून को 1919 में भारतीय कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित किया गया था। नेक्स्ट आपका आता है, देखिए खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विरोध कैसे हुआ? स्कूलों में पढ़ना छोड़कर, सरकारी पद लौटाकर, खिलाफत कमेटी बनाकर या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। ये तीनों चीजें हुई थी दोस्तों। ठीक है, कैसे भारत सहित ये पूरी की पूरी डिटेल हम पढ़ेंगे क्योंकि इन डिटेलों में से ही इस आंदोलन जो हरियाणा के अंदर खिलाफत आंदोलन का सिस्टम हो इस पूरी डिटेल के अंदर है। तो हम यहीं से सारे के सारे क्वेश्चन अगर खिलाफत आंदोलन से है यहीं से उठा लेंगे। तो देखिए भारतीय सहित विश्व भर के मुसलमान तुर्क के सुल्तानों को अपना अधिकतम आध्यात्मिक नेता यानी खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की ने अंग्रेजों के खिलाफ जर्मनी व ऑस्ट्रिया के साथ गठबंधन किया। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की साम्राज्य विभाजन हो गया और तुर्की को अलग कर दिया गया और खलीफा का अपमान किया, यानी उसको अपनी गद्दी से, उसकी गद्दी जो भी थी उससे हटा दिया। अली बंधु शौकत अली व मोहम्मद अली ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है झंडे के नीचे एक पंजाब खिलाफत की प्रतिनियुक्ति हुई। जो है पंजाब जैसे हिसार, सिरसा, लाहौर, हरियाणा आदि में एक विशेष एकाग्रता के साथ पूरे भारत में एक प्रमुख भूमिका निभाई। हरियाणा ने खिलाफत आंदोलन का विरोध स्कूलों में पढ़ना छोड़कर, सरकारी पदों को लौटाकर और खिलाफत कमेटी आदि बनाकर इसका विरोध किया था। नेक्स्ट आता है असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में कौन थे भाई? जल्दी से बताएं। महात्मा गांधी, राजा राममोहन राय, लाला लाजपत राय या सूरजमल? तो हम पीछे ये क्वेश्चन कर चुके हैं, कौन थे? लाला लाजपत राय जी थे। तो असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में लाला लाजपत राय जी थे। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है दोस्तों। ठीक है, असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में की थी और 5 फरवरी 1922 को नागपुर अधिवेशन में जो की थी 5 फरवरी 1922 में चोरा चोरी की घटना हो जाती है। बाद में 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को क्या ले लिया जाता है, वापस ले लिया जाता है। आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए निम्न में से किसे गिरफ्तार किया गया था भाई? बताइए। राव गोपाल देव को, सर छोटू राम को, चौधरी देवीलाल को या पंडित नेकीराम को? तो ये एचएससी जो है अकाउंटेंट मॉर्निंग 2016 के अंदर ये पूछा गया था। तो इसका जो आंसर आता है वो आता है चौधरी देवीलाल को। ठीक है ना? तो इनको क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। क्यों? ताऊ के नाम से प्रसिद्ध हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल आजादी के यानी 1947 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो सक्रिय भाग लिया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 8 अक्टूबर 1930 को वे 1 साल के लिए जेल यानी हिसार भी गए थे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चौधरी देवीलाल जी ही जो ओम प्रकाश चौटाला के पिता हैं, ये बात ध्यान में रखेंगे। जो अभी अभी जो क्या है उनका जो है मृत्यु हो चुकी है अभी, तो वो हरियाणा के कई बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं ओम प्रकाश चौटाला जी। आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी वे एक बार पुनः 2 वर्षों के लिए 5 अक्टूबर 1942 में जेल भेजे गए और 6 अप्रैल 2001 को इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी दोस्तों। तो देखिए इसी के साथ आज का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा खत्म होता है। ठीक है, और हम जो नेक्स्ट लेक्चर में जो बच गए क्वेश्चंस वो लेके आएंगे। और भी अब ये हमारा जो है आधुनिक भारत चला हुआ है,
आधुनिक इतिहास चला हुआ है इसका, हरियाणा का, तो उसको डिस्कस कर रहे हैं। और नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें हम भौगोलिक स्थिति और जो भी है हमारी जलवायु है हरियाणा की उसमें उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और जिस भी भाई बंधु ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो जल्दी से लाइक कर दे दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है और तो इसलिए दूसरों को भी इसका लाभ मिले, तो अपने दोस्तों के साथ जल्दी से जल्दी इसको क्या करें, शेयर करें। ठीक है ना, ताकि कोई और गरीब भाई का क्या हो जाए, भला हो जाए। औरों की भी मदद करना आपका अधिकार बनता है दोस्तों। तो इसी के साथ आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।